अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक रही सुर्खियों में। राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के बाद हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। दिन भर पल पल बदलते घटनाक्रम के बीच मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद मुश्किल में घिरे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस्तीफे की भी खबर आई। हालांकि बाद में सुक्खू ने इस्तीफे की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी अफवाह फैला रही है, मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, 5 साल पूरी सरकार चलेगी और जरूरत पड़ी तो बहुमत साबित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में लगभग 17,300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें देश का पहला हाइड्रोजन हब पोर्ट और इनलैंड वाटर वे वेसल भी शामिल है। इसके अलावा पीएम मोदी ने वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला भी रखी। वहीं पीएम ने 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 75 लाइट हाउस में पर्यटक सुविधाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया। वहीं तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में अपने कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के लॉन्च पैड को लेकर जारी किए गए विज्ञापन में चीन का झंडा होने पर डीएमके पर निशाना साधा और इसरो के वैज्ञानिकों का अपमान करने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि डीएमके ऐसी पार्टी है जो कोई काम नहीं करती बल्कि झूठा श्रेय लेने के लिए आगे खड़ी रहती है। कोलकाता हाईकोर्ट से परमिशन के बाद संदेशखाली में यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी के धरना प्रदर्शन जारी है और इससे पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने बीजेपी को कोलकाता मैदान में धरना देने की परमिशन दे दी। कोर्ट ने बीजेपी को 28 और 29 फरवरी को प्रोटेस्ट करने की इजाजत देते हुए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल न करने और 150 से ज्यादा लोग नहीं होने के निर्देश दिए। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि संदेशखाली में हुए यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के मामले में टीएमसी सरकार प्रदर्शन नहीं करने दे रही है और इसके बाद पार्टी ने हाईकोर्ट का रुख किया था। बहुजन समाज पार्टी के नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने आज अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। सपा में उनके आने के बाद आजमगढ़ लोकसभा सीट पर पार्टी को मजबूत करने की कवायद की जाएगी। आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव में गुड्डू जमाली की वजह से ही समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के सामने हार का मुंह देखना पड़ा था। गुड्डू जमाली मुबारकपुर सीट से साल 2012-2017 में बसपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते थे। असम में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। राणा गोस्वामी ने असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और पार्टी के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पिछले दिनों असम के संगठनात्मक प्रभारी पद से भी इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले असम के मंत्री और बीजेपी नेता पीयूष हजारिका ने कहा था कि कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में हैं और इसी वजह से अटकलें लगाई जा रही थी कि राणा गोस्वामी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को इस्तीफा पत्र भेजने के तुरंत बाद राणा नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा की अपनी 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। वो केंदुझार, कटक, मयूरभंज, भुवनेश्वर, बेरामपुर और संबलपुर सहित 6 जिलों में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वो शाम झारखंड से ओडिशा के अपने गृह नगर मयूरभंज जिले के रायरंगपुर पहुंची। यहाँ वो रायरंगपुर में केंद्र सरकार के हॉलीडे होम की आधारशिला भी रखेंगी। इस अवसर पर वो वर्चुअली विभिन्न सड़क परियोजनाओं और एक खेल परिसर की आधारशिला भी रखेंगी। 29 फरवरी को राष्ट्रपति सबसे पहले मयूरभंज जिले के खिचिंग जाकर मां हिचकेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। भारतीय नौसेना और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गुजरात के पोरबंदर में 3,300 किलो ड्रग्स के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने नौसेना, एनसीबी और गुजरात एटीएस को इस सफलता पर बधाई दी है। एनसीबी, नौसेना और गुजरात पुलिस के संयुक्त अभियान में 3,132 किलोग्राम ड्रग्स की बड़ी खेप जब्त की गई। इस बरामदगी पर एनसीबी के डायरेक्टर जनरल ने बताया कि कैसे लगातार ऑपरेशन चलाकर समुद्र के रास्ते ड्रग्स की स्मगलिंग पर नकेल कसी जा रही है। देहरादून के विकास नगर में आज दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। त्यूणी अटाल मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 2 बच्चों और 2 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को देहरादून के हायर सेंटर रेफर किया गया है। सभी कार सवार सैंज गांव से चालदा महासू महाराज के दर्शन के लिए जा रहे थे और इसी दौरान अचानक उनकी कार नदी किनारे खाई में जा गिरी।
स्मॉल कैप और मिड कैप स्कीम्स की सेफ्टी पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के संगठन एमफी ने सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों को चिट्ठी लिखी है। सूत्रों के मुताबिक मार्केट रेगुलेटर सेबी के निर्देश पर एमफी ने यह चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में एमफी ने कहा है कि कंपनियां स्मॉल कैप और मिड कैप स्कीम की सुरक्षा पर नीति बनाएं। साथ ही एमफी ने फंड फ्लो को धीमा करने और पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के निर्देश दिए हैं। सूत्रों का कहना है कि एमफी ने निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है। एमफी ने कहा कि रिडेम्पशन पर सभी निवेशकों के हित सुरक्षित रखने के उपाय हों। ऐसा न हो कि जो पहले बेचे उन्हें लाभ हो और बाकियों को लाभ न मिले। हयात ब्रांड के तहत होटल चेन चलाने वाली कंपनी जुनिपर होटल्स के शेयरों की आज बाजार में एंट्री हो गई। एनएसई पर इसके शेयरों की एंट्री 365 रुपए के भाव पर हुई, यानी कि आईपीओ निवेशकों को करीब 1% का लिस्टिंग गेन हो गया। लिस्टिंग के बाद शेयरों में खरीदारी आई, 10% का अपर सर्किट भी लगा। कारोबार के अंत में जुनिपर होटल्स के शेयर 11.5% की मजबूती के साथ बंद हुए। इसका आईपीओ 2 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। यह आईपीओ 21 से 23 फरवरी के बीच खुला था। स्टेबलाइजर्स बनाने वाली कंपनी प्लैटिनम इंडस्ट्रीज के आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला है। दूसरे दिन तक इसका आईपीओ 22 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। निवेशक इसमें 29 फरवरी यानी कि गुरुवार तक पैसा लगा सकते हैं। प्लैटिनम इंडस्ट्री के आईपीओ के जरिए 235 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। ये पूरी तरह से फ्रेश आईपीओ है। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 162 से 171 रुपए प्रति शेयर तय किया है। रिटेल निवेशक मिनिमम 1 लॉट यानी कि 87 शेयर्स के लिए बिडिंग कर सकते हैं। रिटेल निवेशकों को कम से कम 14,877 रुपए लगाने पड़ेंगे। कंपनी पीवीसी स्टेबलाइजर, सीपीवीसी एडिक्टिव्स और ल्यूब्रिकेंट्स बनाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जर बनाने और पावर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी एक्सिकॉम टेलीसिस्टम्स के आईपीओ का भी शानदार रिस्पांस मिला है। निवेशक इस आईपीओ में 29 फरवरी तक निवेश कर सकते हैं। दूसरे दिन तक आईपीओ करीब 28 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 135 से 142 रुपए प्रति शेयर तय किया है। इसका लॉट साइज 100 शेयरों का है और इशू साइज 429 करोड़ रुपए है। ये कंपनी 1994 से काम कर रही है। कंपनी ने भारत में 6000 एसी और डीसी चार्जर्स को इंस्टॉल किया है। आरबीआई की ओर से वित्तीय संस्थानों को ऐसे किसी भी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में निवेश करने से मना किया है जो बैंक के किसी देनदार से जुड़ा हो। आरबीआई के इस आदेश पर वेंचर कैपिटलिस्ट मनीष खेत्रपाल का कहना है कि इसके चलते स्टार्टअप्स की फंडिंग पर असर पड़ा है। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने आज $60,000 के पार वो पहुंच गई है। इससे पहले इस क्रिप्टो करेंसी ने 2021 में $69,000 के आंकड़े को पार किया था। ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जरिए निवेशकों की मांग के साथ साथ माइक्रो स्ट्रैटेजी इंक की खरीदारी के चलते इसमें तेजी देखी गई है। इस साल बिटकॉइन के प्राइस में 30% की बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी पर भारत सरकार की कोई भी अथॉरिटी परमिशन नहीं देती या इससे जुड़े किसी भी विवाद के लिए कोई नियम, कानून या गाइडलाइंस नहीं है। इन्वेस्टर सिर्फ अपने रिस्क पर इस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं और जब जब इसमें डिप भी देखा गया है तो वो भी बड़ी और निवेशकों को चिंता में डालने वाली डिप रही है।